दोस्तों, बहुत दिनों से मन कर रहा था कि एक फॉरेन ट्रिप मारी जाए। ना स्विट्ज़रलैंड वगैरह तो अपनी औकात से बाहर है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो नेपाल ही घूमाते हैं। फिर क्या था, मैंने झट से डीटीसी वेबसाइट dtcbooking.com से दिल्ली टू काठमांडू की वॉल्वो बस की टिकट बुक कर ली। टिकट पड़ी मुझे 2856 रुपये की। ये बस निकलती है अंबेडकर बस टर्मिनल दिल्ली गेट से सुबह सुबह ठीक 10 बजे। टिकट पर रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 8 बजे का। मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। तो सुबह सुबह घर से पराठा चाय खा के 7:45 बजे ही मैं पहुंच गया। सोचा था कि पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जो इतनी जल्दी बुलाया है। पर भाई, वहाँ पहुँच कर देखा तो वहाँ झाड़ू लगाने वाले भैया के अलावा कोई नहीं है। बस एक फैमिली दिख रही थी काठमांडू जाने वाली। फिर मैं वहीं घूमता रहा, बैठा रहा। वहीं खाली बैठे बैठे और क्या करते वहाँ। तभी मेरी नज़र वहाँ बाहर एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें दिल्ली टू काठमांडू बस में मिलने वाली फैसिलिटीज़ जैसे वाईफाई, मोबाइल चार्जर्स एटसेट्रा के बारे में लिखा था। मैं खुश हो गया कि चलो फ्री नेट चलाते चलाते सफ़र कट जाएगा। अब 8:30 बज चुके थे और अभी भी बस या वहाँ के स्टाफ का कुछ अता पता नहीं था। मुझे लगा 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम देख मैं फालतू में ही इतनी जल्दी आ गया। और इस वक्त ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक बोर्ड देखा इंडिया पाकिस्तान वाली बस का। वहाँ मौजूद एक आदमी से मैंने पूछा तो पता चला कि दिल्ली लाहौर वाली बस भी यहीं से जाती थी जो अब बंद पड़ी है। चलो खैर, अब 9 बज चुके थे और 4-5 और काठमांडू जाने वाले पैसेंजर्स आ चुके थे और थोड़ी देर में बस भी आ गई। इसके बाद हमारी और डॉक्यूमेंट चेकिंग की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। स्कैनिंग मशीन तो वैसे ही वहाँ ख़राब पड़ी धूल फाँक रही थी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसकी बात हम इंडिया नेपाल बॉर्डर पर इमिग्रेशन के टाइम पे बात करेंगे। फिर सब लोगों ने अपना सामान लगेज बॉक्स में रखा और बाहर तफरी करने लगे। 10 बजे से पहले सब बस पर चढ़ गए और ठीक 10 बजे अपनी बस चल दी। बस के आगे सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी भी चल रही थी जिसने हमें नोएडा बॉर्डर तक एस्कॉर्ट किया। जब सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी तो भाई लोग, मुझे किसी वीआईपी से कम फीलिंग नहीं आ रही थी। बस अच्छी थी और कंफर्टेबल भी। पैसेंजर्स भी 10-12 ही लग रहे थे और आधी से ज़्यादा सीट्स खाली थीं। सभी ने अपनी विंडो सीट ही बुक करा रखी थी और आयल सीट सब की सब खाली थी। मतलब आप बिल्कुल पसर के बैठ सकते हो और सफ़र काट सकते हो। फिर क्या था, मैंने भी अपना पिट्ठू बैग और जैकेट अपनी बगल की सीट पर जमाई और अपनी विंडो सीट पर पसर के बैठ गया। दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने हमें नोएडा बॉर्डर तक छोड़ा और फिर वापस हो ली। बस में मैंने वाईफाई के बारे में पूछा तो वाईफाई खराब था और चार्जिंग भी काम नहीं कर रही थी। ये सुनकर मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया। खैर, इसके बाद बस नोएडा क्रॉस करती हुई यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ गई और फिर अपने को झपकी आ गई। जब मेरी हल्की सी आँख खुली तो बस झेवर टोल पर खड़ी थी। टोल के बाद अपन फिर सो गए। फिर बस सीधा वृंदावन रुकी लंच के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली से चलने के बाद बीच में हम खाना खाने के लिए रुके हैं। बस हमारी ये खड़ी है और ये ढाबा है मामा यादव का। यहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो। सफ़र बढ़िया रहा। चार्जिंग काम नहीं की, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। वाईफाई का बोला था, उसमें वाईफाई नहीं था। तो आगे देखते हैं कि सफ़र कैसा रहता है। अभी तक तो ठीक था। दिल्ली से निकलने के बाद यमुना एक्सप्रेस वे पे मैं सो गया था और इसके बाद देखते हैं सफ़र आगे कैसा रहता है। धीरे धीरे सफ़र चलता रहेगा।
इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये, जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, खाना वाना खा रहे हैं। ये देखिए सामने यमुना एक्सप्रेस भी है और यहीं से एक कट नीचे आता है। ये वृंदावन है। वृंदावन आप जानते हैं, श्री कृष्ण की नगरी है ये। और वृंदावन पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं अभी। देखते हैं चीज़ें कैसी हैं आगे, अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है माहौल, खाना वाना कैसा है। मैं सुबह ही घर से पराठे पैक करवा के लेके आया था, तो मैंने वही खाए थे, क्योंकि जितना हो सके बाहर का खाना कम ही खाएं तो अच्छा है। एक बात और दोस्तों, बस में पानी की बोतल भी नहीं मिलती, तो अपनी पानी की बोतल लेके ही बस को दिल्ली से बोर्ड करें। तो मामा यादव के रेस्टोरेंट से मैंने बस पानी की बोतल और एक थम्स अप ले ली। और दोबारा हमारी बस फिर एक्सप्रेस वे पे दौड़ने लगी और फिर अपन फिर सो गए। इसके बाद बस एक जगह रुकी, वहाँ लोग सुसु के लिए नीचे उतर गए। अपन ने भी सुसु करके थोड़ा वीडियो बनाई। ये जगह कन्नौज से काफ़ी पहले किसी गांव की लोकेशन थी। फिर बस चलते चलते शाम को 5:15 के करीब एक किंग्स प्लाजा पर रुकी चाय के लिए। वहाँ पर ने एक 50 रुपये की चाय पी। चाय ठीक ठाक थी। चाय पीने के बाद फिर बस चल दी। मैंने कंडक्टर से पूछा कि लखनऊ कितने बजे पहुँचेंगे, तो उसने बोला कि यहाँ से करीब 2 घंटे और लगेंगे लखनऊ पहुँचने में। मैंने अपनी सीट फिर पकड़ ली और अपन फिर से पसर के सो गए। भाई बस में और क्या करें, कुछ और काम तो था नहीं, तो बस सोते रहे। जब आँख खुली तो लखनऊ चल रहा था और समय था 7:30 बजे का। खिड़की से लखनऊ की रंगीनियाँ और नज़ारे देखते देखते फिर 8:30 बजे करीब बस लखनऊ पार कर गई। लखनऊ के जाम ने बहुत टाइम खाया यार। और बस वाले भी किसी पैसेंजर को पिक करने के लिए 20-25 मिनट खड़े रहे। अपन को भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि दोपहर में घर से लाए हुए बस 2 ही पराठे खा के बैठा था और अब करीब 9 बजने वाले थे। मैंने कंडक्टर से पूछा कि आगे बस कब रुकेगी, तो उसने कहा कि बस अयोध्या रुकेगी और करीब 11 बज जाएंगे। फिर भाई लोग अपन पेट पकड़ के फिर सो गया। इसके बाद अचानक आँख खुली तो रात के 11:30 बजे थे और बस अयोध्या के आगे एक रेस्टोरेंट पर रुकी, युवराज पैलेस रेस्टोरेंट पर। भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। मैं उतरकर फटाफट रेस्टोरेंट के वॉशरूम गया, सुसु किया, हाथ धोए और टेबल पर बैठ गया। मैंने सफ़र को देखते हुए सिंपल एक दाल तड़का और 3 रोटी ऑर्डर कर दी। अब तो पेट की अतड़ियाँ भी भूख के मारे डांस करने लगी थी। दाल 100 रुपये की थी और रोटी 15 रुपये की एक। जल्दी जल्दी मैंने खाना निपटाया और 2 पानी की बोतल ली और बाहर बैठ गया हवा लेने के लिए। बाहर ठंड बढ़ चुकी थी और मैं वेट करने लगा कि कब बस स्टाफ आएगा डिनर निपटा के। थोड़ी देर बाद वह भी आ गए और बस फिर सरपट दौड़ने लगी रोड पर। समय था रात के 12:15 बजे का। मैंने कंडक्टर से पूछा कि भाई हम कब तक बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, तो उसने बोला कि हम बॉर्डर पहुंच जाएंगे 4-5 बजे सुबह, पर बॉर्डर क्रॉस करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। उसकी बात सुन के मैं भौचक्का रह गया कि 3-4 घंटे, ऐसा क्यों। खैर मैं अपनी सीट पर दोबारा पसर गया और आंखें बंद कर ली। फिर बीच बीच में मेरी आंख खुली तो देखा कि बस सर पर दौड़ती जा रही थी अंधेरी रोड पर। दोबारा जागने पर देखा तो बस सिनौली बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी और कंडक्टर सभी को अपनी आईडी और डॉक्यूमेंट्स लेके इमिग्रेशन ऑफिस चलने को कह रहा था।
समय था सुबह के 4:30 बजे का। आधा घंटे में सब क्लियर होने के बाद बस फिर बॉर्डर की तरफ चल पड़ी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं नेपाल यात्रा के लिए। पहला है आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड ऑप्शनल है। आधार कार्ड कई जगह चलता है और कई जगह नहीं एक्सेप्ट होता। दूसरा है वोटर आईडी। दोस्तों, वोटर आईडी ज़रूर लाएं, यह हर जगह चलता है और हर जगह इसको पूछा जाएगा। अगर हो सके तो अपना कोविड का डबल डोज का सर्टिफिकेट भी साथ रखें। बॉर्डर पर नेपाल साइड में आपका कोविड टेस्ट हो सकता है। अपनी बस टिकट का प्रिंट आउट हमेशा अपने पास रखें। बॉर्डर क्रॉस करने के कुछ दूर बाद आपके इंडियन सिम के सिग्नल भी गायब हो जाएंगे और आप फिर नेपाल की सबसे खराब और गड्ढों से भरपूर कच्ची रोड्स के हवाले हो जाएंगे और बस सिर्फ 20, 30, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। खैर, इमिग्रेशन चेक में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। असली टाइम तो बॉर्डर पर चेकिंग में लगा। हमारी बस 6 बजे पहुंच गई थी, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक ही स्कैनर मशीन थी, जिसकी वजह से हम वहां से करीब 8:15 बजे निकल पाए। उसके बाद नेपाल में घुसने पर भी वहाँ 3 जगह चेकिंग हुई और फाइनली 9, 9:15 बजे हम लोग फ्री हुए और बॉर्डर से थोड़ी आगे एक छोटे से ढाबे पर रुके, जहाँ मैंने 1 चाय और 2 बॉयल अंडे खाए। और जब मैंने बिल सुना तो मेरे होश उड़ गए। बिल बना 150 रुपये का, 50 रुपये की चाय और 100 रुपये के 2 बॉयल अंडे। मेरा तो पिछवाड़ा ही फट गया था ये सुन के। 50 की चाय और 100 के 2 अंडे, और वो भी एक टपरी पर। खैर, मैंने पेमेंट कर दी और मैं समझ गया कि यहाँ लूट मची है या यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहीं बगल में अपनी इंडियन करेंसी एक्सचेंज करवाई नेपाली करेंसी में। वह पड़ी मुझे 1.56 नेपाली पर इंडियन रुपी। मीन्स अगर आप 1000 इंडियन रुपये देते हैं तो आपको 1560 रुपये नेपाली मिलेंगे। पहले जो 1.6 का एक्सचेंज रेट चलता था वह अब नहीं चलता। ये भी पता चला कि इंडियन 500 रुपये का नोट नेपाली सरकार ने बैन कर रखा है। इसलिए बॉर्डर पर तो एक्सचेंज रेट 1.56 मिल गया, पर काठमांडू में कोई 500 का नोट नहीं ले रहा है, और कोई ले भी रहा है तो आपको सिर्फ 1.5 का ही एक्सचेंज दे रहा है। खैर, 50 की चाय और 100 के 2 बॉयल अंडे खाकर मैं बस में दोबारा बैठ गया और बस फिर चल दी काठमांडू की तरफ। समय था सुबह के 9:40 का। रास्ते एकदम कच्चे और गड्ढे भरे थे कि आप अपनी सीट पर ही उछलते उछलते परेशान हो जाएं। 12:30 बजे करीब एक जगह हम खाना खाने के लिए रुके, लेकिन कच्ची खराब रोड की वजह से उछलते उछलते मूड इतना खराब हो चुका था कि लंच वाले रेस्टोरेंट की वीडियो बनाना भूल गया। क्योंकि जब बस रुकी तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बस के नीचे उतर कर अपना पिछवाड़ा सीधा कर लो। पिछवाड़े का हाल बेहाल हो चुका था। खैर, रेस्टोरेंट में बुफे टाइप था और वेज थाली 300 और नॉन वेज थाली 400 नेपाली रुपए की थी। मैंने जल्दी जल्दी एक वेज थाली ली और खाने पर टूट पड़ा। ऐसी थी वहाँ की वेज थाली। खाना निपटा के हम लोग फिर बस में चढ़ गए उछलने के लिए। करीब 1 घंटे बाद चितवन के आसपास रोड थोड़ी बहुत ठीक मिली। उछलते सोते हम लोग 5 बजे करीब काठमांडू से पहले एक जगह चाय पीने के लिए रुके। वहाँ देखा तो पानी की बोतल 30 रुपए की मिल रही थी और उसके सामने वाले रोड पार वाला दुकानदार 25 रुपए की दे रहा था। मैं तो हैरान ही रह गया ये सब देख के। खैर, चाय निपटा कर हम फिर चल दिए काठमांडू के रास्ते पर। काठमांडू में अपने स्टॉप पर बस रुकी। समय था शाम के 7:30 बजे का। रात हो चुकी थी और अपना पिछवाड़ा भी बेहाल हो चुका था। मैंने अपना होटल बुक किया था थमेल में, जो कि वहाँ से करीब 3 किलोमीटर था। तभी वहाँ एक बाइक टैक्सी वाला लड़का आया। उससे थमेल छोड़ने के 300 नेपाली रुपए मांगे। ले देके बात 200 नेपाली रुपए पर पक्की हो गई। मैं उसकी बाइक पर बैठा और होटल की तरफ चल दिया। आगे काठमांडू में और भी मज़ेदार चीज़ें हुई दोस्तों। वहाँ के मॉन्यूमेंट्स और नाइट लाइफ में क्या हुआ वह देखने के लिए आगे के एपिसोड्स भी देखें। साइनिंग ऑफ नाउ, आपका दोस्त अनुज। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय। मैंने डिलीट तो किया लेकिन वो रिसाइकल में मुझे मिल जाएगा।